बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा ताल्लुक़ हिरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से है। जैसा कि आप मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं और गवर्नमेंट सिंध के ऐलान के मुताबिक अभी स्कूल खुलने के कोई इम्कान नहीं है, इसलिए हिरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, जिसमें मैं आपको क्लास 4 के सब्जेक्ट साइंस को पढ़ाऊँगी। उम्मीद है कि आप भी मेरा साथ देंगे। आइए हम आज की अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। हमारे पास बुक है अमेजिंग साइंस 4 और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग आवर बॉडीज़। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना, बॉडी मतलब हमारा जिस्म, बदन, यानी हमारी बॉडी को समझना। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि हम किस तरह अपनी बॉडी को समझ सकते हैं, हमारी बॉडी क्या है और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम बुक पेज नंबर 2। योर बॉडी। इन मैनी वेज योर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन। ईच ऑफ द मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी has a special job to do. The bones and muscles work together to make you move. The heart pumps blood around the body. The lungs take in a gas called oxygen from the air. The most complicated part is the brain, which controls all the other parts. I explain two main points from this paragraph. First point is what is our body, and second point is from which our body is formed. हमारी बॉडी किस तरह से बनी है और किन चीज़ों से मिलकर बनी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी बॉडी एक वंडरफुल या अमेजिंग मशीन की तरह है। अब आप कैसे कंपेयर करेंगे हमारी बॉडी को और एक मशीनरी को। लेट्स सपोज एन एग्ज़ाम्पल। आप इस एग्ज़ाम्पल को ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको गर्मी लग रही है, आप क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, फ़ैन अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है। ये हो गई मशीन की वर्किंग। हमारी बॉडी भी इसी तरह वर्क करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको प्यास लगी है, आप थर्स्टी हैं, तो आप क्या करते हैं, एक ग्लास पानी लेते हैं और उसे पी लेते हैं। इसी तरह आपकी बॉडी ने भी वर्क किया ना। जब आपने कोई फंक्शन करना था तब आपकी बॉडी ने भी वर्क किया और आपको वो काम करके दिया। इसी तरह हमारी बॉडी भी एक वंडरफुल मशीन की तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रेन, जो कि आपका दिमाग होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ योर बॉडी। आपका ब्रेन बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ब्रेन आपके तमाम ऑर्गन्स को ऑर्डर देता है और वो इसके हिसाब से वर्क करते हैं। अगर आपका ब्रेन इनको ऑर्डर नहीं देगा फंक्शन करने का, तो आपके ऑर्गन्स भी सही तरह से फंक्शन नहीं कर सकेंगे। तो हमारी बॉडी एक अमेजिंग मशीन के जैसी है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम सेकंड पैराग्राफ। Machines need fuel to make them work. The fuel for the human body is food. You need a regular supply of food to keep your body working properly. अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आपने देखा होगा जब भी हम कोई बाइक या कार वगैरह चलाते हैं तो आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? एज अ फ्यूल, जो उसे वर्क करने में हेल्प करता है। इसी तरह हमारी बॉडी को भी वर्क करने के लिए ज़रूरत पड़ती है फ्यूल की। तो द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी इज़ फूड। हमारे जिस्म का फ्यूल क्या है? फूड, यानी खाना। जब किसी मशीन के अंदर हम फ्यूल या पेट्रोल डालते हैं तो उससे उसे एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए। इसी तरह हमारी बॉडी को भी जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलती है जिससे हम काम कर सकते हैं। जिस तरह बग़ैर पेट्रोल के कोई बाइक या कार वगैरह नहीं चल सकती,
इसी तरह बग़ैर फूड के हमारी बॉडी भी वर्क नहीं कर सकती। 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ हमारी बॉडी एक मशीन के जैसी है, एंड सेकंड इज़ द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी इज़ फूड विच प्रोवाइड अस एनर्जी। हमारी बॉडी का फ्यूल खाना है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम थर्ड पैराग्राफ। लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, द ह्यूमन बॉडी is made of tiny parts called cells. There are millions of cells in the body. The skin, blood, muscles and most other body parts are made of cells. Now coming to our explanation of third paragraph, from which our body is formed. हमारी बॉडी किन चीज़ों से मिलकर बनी है? The answer is our body is formed by millions of cells. यानी जब लाखों सेल्स मिलते हैं तो हमारी बॉडी बनाते हैं। What are the cells? सेल्स क्या हैं? All the organisms, plants and animals are made up of cells. यानी कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब सेल्स से मिलकर बने हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये आपकी साइंस की एक बुक है। ये किससे मिलकर बनी है? ये बहुत से पेजेस से मिलकर बनी है। बहुत से पेजेस जब मिलते हैं तो एक बुक बनती है। इसी तरह जब काफ़ी सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? आपकी बॉडी बनाते हैं। सेल्स जब आपस में यूनाइट होते हैं, कंबाइन होते हैं तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। हर ऑर्गन का अपना एक अलग फंक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट, ब्रेन, लंग्स एक्सेट्रा, हर एक के अपने अपने अलग अलग फंक्शन हैं। There are different organs in our body. हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मसल्स, लंग्स, हार्ट, स्टमक, टीथ, स्किन, आई, एयर एंड ब्रेन। Organs in our body, first one is bones. Let's start from topic bones, book page number 2. There are 206 bones in your body. They are joined together to make up the skeleton. The skeleton gives the body its shape. Some bones protect the main inner organs. For example, the skull protects the brain. The ribs make a rib cage around the heart and the lungs. अब बोन्स क्या होती हैं, ये किस तरह हमें हेल्प करती हैं और ये कितनी होती हैं हमारी बॉडी में? फर्स्ट पॉइंट इज़ देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 206 किस्म की 206 टाइप्स की बोन्स होती हैं जो मिलकर हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती हैं, उसको शेप देती हैं। अब बोन्स के क्या फंक्शन होते हैं? देयर आर 2 फंक्शंस ऑफ द बोन्स। बोन्स के 2 फंक्शन होते हैं। नंबर 1 इज़ शेप एंड सपोर्ट, नंबर 2 इज़ प्रोटेक्शन। जी, तो बोन्स हमारी बॉडी को शेप देती हैं और क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल बोन्स कंबाइन टू फॉर्म स्केलेटन। बोन्स आपस में मिलकर स्केलेटन बनाती हैं जिसे हम आम लफ्ज़ों में ढांचा कहते हैं। ये ढांचा क्या करता है? ये हमारी बॉडी को शेप देता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हैंड है ना, और इसकी 5 फिंगर्स हैं। ये कैसे बनी हैं? जब बोन्स ने इसको सपोर्ट दिया है, एक शेप दी है, तब जाकर ये मेरा हैंड बना है। इसी तरह तमाम बोन्स जब आपस में कंबाइन होकर एक स्केलेटन बनाती हैं जो कि हमारी बॉडी को एक शेप देता है और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करता है, उसको सहारा भी देता है। नंबर 2 इज़ प्रोटेक्शन, हिफाजत करना। अब ये बोन्स हमारी बॉडी की किस तरह से प्रोटेक्शन करती हैं इसको हम देखेंगे।
बोन्स प्रोटेक्ट इनर ऑर्गन्स, बोन्स हमारी बॉडी के अंदर के हिस्सों की, इनर ऑर्गन्स की हिफाजत करती हैं। एग्जाम्पल है स्कल, जिसको आप आम लफ्ज़ों में खोपड़ी कहते हैं। इस तरह की शेप की होती है ना, ये जो आपका हेड है और ये जो माउथ है, ये किस में आ रहा है? स्कल में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह का होता है। ये आपका स्कल है, ये प्रोटेक्ट करता है, इसके अंदर आपका ब्रेन होता है। ये जो स्कल है आपका, ये ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसकी हिफाजत करता है किसी भी किस्म के डैमेज से। फ़र्ज़ कि आप कहीं गिर जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी जो बोन्स हेड के अंदर मौजूद होती हैं, जिसको आप स्कल कहते हैं, ये आपके ब्रेन की हिफाजत करती हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है रिब केज। हम कहते हैं पसलियों के पिंजरे को। आपकी बॉडी में जो रिब केज है, पसलियों का ढांचा है, ये आपके अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट दिल को और लंग्स फेफड़ों को। अब हमने बोन्स के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। मसल्स क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं? लेट्स रीड द टॉपिक ऑफ मसल्स, बुक पेज नंबर 2। There are more than 600 muscles in your body. Some of the muscles help your body to move. Others help to digest food, keep the blood flowing and the lungs working. Muscles are made of tough elastic tissue. Muscles can contract, which means that they can become shorter. This causes movement. हमारी बॉडी में कितने मसल्स प्रेजेंट होते हैं? There are about more than 600 muscles in your body. हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स मौजूद होते हैं। कितने? 600 से ज़्यादा, 600 से ज़्यादा। आपने ये नहीं कहना कि 600 मसल्स प्रेजेंट होते हैं। मोर देन 600 से ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज़। ये टफ इलास्टिक टिश्यूज़ से मिलकर बने होते हैं। जब ये मसल्स टफ इलास्टिक टिश्यूज़ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो ये क्या करते हैं? रिकास्ट करते हैं मोशन को या मूवमेंट को। मसल्स के फंक्शन क्या होते हैं? मसल्स हेल्प इन मूवमेंट, ये हरकत करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ मसल्स हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में, और भी इनके अलावा इनके कई काम होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इलास्टिक टिश्यूज़ कॉल्ड द मूवमेंट। लेट्स स्टार्ट। लंग्स क्या होते हैं? फ्रॉम बुक पेज नंबर 3। लंग्स, एज यू ब्रीथ योर चेस्ट मूव्स इन एंड आउट। इनसाइड द चेस्ट देयर आर 2 sponge like organs on either side of the heart. They are called lungs. The lungs take in a gas from the air called oxygen. This oxygen is absorbed into the bloodstream. When you breathe in, your lungs fill with air and become larger. When you breathe out, your lungs become smaller as air is squeezed out of them. फेफड़े, आप जिसके अंदर से सांस लेते हैं, हम उस ऑर्गन को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट। हमारे चेस्ट में लंग्स मौजूद होते हैं। कितने होते हैं ये? 2 होते हैं। इनको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, The 2 sponge-like organs present in the chest which help us to breathe. हमारी बॉडी में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पंज की तरह के होते हैं। स्पंज क्या होता है? जब आप किसी फॉर्म को वाटर के अंदर सॉफ्ट करते हैं या पानी में भिगो कर रखते हैं, तो वो क्या बन जाती है? एक स्पंज बन जाती है। इसी स्पंज की एग्जाम्पल दी है उन्होंने हमें समझाने के लिए। किसको? लंग्स को समझाने के लिए। लंग्स किस तरह के होते हैं? स्पंज लाइक। आप डायग्राम देख रहे होंगे कि ये किस तरह के होते हैं। ये हमें सांस लेने में, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। ब्रीथिंग क्या होता है? सांस लेने के अमल को हम ब्रीथिंग कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एयर से ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं और वहाँ से फिर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर या जो ब्लड स्ट्रीम होती हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। एयर गोज़ इनटू द लंग्स। जब हवा हमारे फेफड़ों में जाती है और वहाँ से फिर जो एयर में मौजूद होती है ऑक्सीजन गैस, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब हमारे खून में शामिल हो जाती है। ठीक है। ब्रीथिंग के दौरान 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 इज़ ब्रीथ इन एंड नंबर 2 इज़ ब्रीथ आउट।
ब्रीथ इन का मतलब होता है सांस अंदर की तरफ लेकर जाना। आप इसकी एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि जब हम किसी बलून में हवा भरते हैं तो क्या होता है, जब इसके अंदर एयर जाती है तो वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है ना। इसी तरह हमारे लंग्स भी जब एयर इनमें अंदर की तरफ जाती है तो वो साइज़ में लार्ज या इंक्रीज़ हो जाते हैं। व्हेन एयर गोज़ इन दे बिकम लार्ज। जब हवा अंदर भर जाती है लंग्स में तो दे बिकम लार्ज। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर की तरफ लेते हैं तो हमारे लंग्स में से जो एयर अंदर की तरफ गई थी वो बाहर की तरफ आती है। व्हेन एयर कम्स आउट लंग्स बिकम स्मॉलर। लंग्स या फेफड़े हमारे साइज़ में छोटे हो जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं, जब आपने बलून में हवा भर ली थी तो ये ब्रीथ इन का प्रोसेस हो गया था ना। इसके बाद जब आप बलून से हवा निकाल देते हैं तो वो दोबारा सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। इसी तरह हमारे लंग्स भी क्या करते हैं, ड्यूरिंग ब्रीथ आउट आवर लंग्स बिकम स्मॉलर। जब ब्रीथ आउट करते हैं तो वो साइज़ में लंग्स हमारे छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन है हमारे पास हार्ट। अब हार्ट क्या है, फ्रॉम बुक पेज नंबर 3, द हार्ट इज़ अ पंप दैट इज़ ऑलवेज वर्किंग. It is made of strong muscle and is about the size of your fist. As it beats, it pumps blood to all the different parts of the body. In this way, oxygen which has been absorbed by the blood is carried to all the millions of cells in the body. The body cells need oxygen to stay alive. हार्ट, जिसको आम लफ्ज़ों में हम दिल कहते हैं, अब हार्ट क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं हम। हार्ट इज़ लाइक अ पंप दैट इज़ ऑलवेज वर्किंग। हार्ट एक ऐसा पंप है हमारी बॉडी के अंदर जो हमेशा काम करता रहता है, चाहे आप सो रहे हों, बैठे हुए हों, कोई भी काम कर रहे हों। मतलब आपके पैदा होने से लेकर आपकी डेथ तक ये काम करता रहता है। आपकी बॉडी में ये एक ऐसा ऑर्गन है जो 1 मिनट के लिए भी रिलैक्स नहीं होता, ये हमेशा काम करता रहता है। इट इज़ लाइक अ पंप, ये एक पंप की तरह है। इसका साइज़ कितना होता है, इसका साइज़ आपकी फिस्ट या बंद मुट्ठी की तरह का होता है। जो छोटा बच्चा है इसकी फिस्ट छोटी होती है तो इसके हार्ट का साइज़ भी छोटा है। इसी तरह जो बड़ा इंसान होता है, एन अडल्ट, उसकी फिस्ट जो है वो बड़ी होती है तो उसके हार्ट का साइज़ भी बड़ा होता है। द साइज़ ऑफ हार्ट इज़ इक्वल टू द फिस्ट। हार्ट का साइज़ आपकी बंद मुट्ठी के इक्वल होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम होता है कि ये जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून, ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को खून प्रोवाइड करता है। अब हमने लंग्स में पढ़ा था कि जैसे ही हम एयर, हवा अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं तो जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड में एंटर हो जाती है। अब ये ब्लड जो है इसमें ऑक्सीजन शामिल हो चुकी थी लंग्स के ज़रिए। अब ये ब्लड हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स में जाएगा और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इसी तरह तमाम सेल्स ज़िंदा रहते हैं। ऑल सेल्स नीड ऑक्सीजन टू रिमेन अलाइव। हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द 5th ऑर्गन इज़ टीथ, जिन्हें आम लफ्ज़ों में हम दांत कहते हैं। टीथ क्या होते हैं? बिफोर फूड कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। दिस ब्रेक डाउन बिगेन्स इन योर माउथ व्हेन यू च्यू फूड. दिस इज़ डन बाय योर टीथ, योर जॉज एंड द मसल्स दैट मूव द जॉज. A tooth has 2 main parts, the crown, which is that part which can be seen sticking out from the gum, and the root, which holds the tooth firmly in its socket in the jawbone. The crown is covered by a non-living substance called enamel, which is the hardest substance in the body. It protects the tooth from wearing away. There are 4 types of teeth in the human jaw. Incisors are shaped like chisels so that they can cut cleanly into the food. Canines are more pointed. Humans use them for biting, but some animals like dogs have long canine teeth which they use for catching prey and tearing flesh.
Premolars and molars have flat crowns which when moved across each other chew and grind the food into pulp. अब आपको मालूम ही है कि जो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो एज इट इज़ नहीं चला जाता, उसको पहले हम अपने माउथ के अंदर टीथ की मदद से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद हम उसको निगल जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं। देयर आर 32 टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ। हमारी ह्यूमन बॉडी के माउथ में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब टीथ के कितने हिस्से होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 इज़ क्राउन एंड नंबर 2 इज़ रूट। क्राउन हमारे टीथ का वो हिस्सा होता है जो कि हमें नज़र आता है, जो हमारे गम्स हैं इनसे ऊपर प्रेजेंट होता है। जिस तरह इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये टीथ है, इसके 2 पार्ट्स हैं। जो हमें विजिबल होता है, जो हमें नज़र आता है, उस हिस्से को हम क्राउन कहते हैं। वो हिस्सा जो कि गम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि उसको गम्स के अंदर होल्ड करके रखता है, उस हिस्से को हम रूट कहते हैं। अब उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? द पार्ट ऑफ टीथ स्टिकिंग आउट ऑफ द गम इज़ कॉल्ड क्राउन। वो हिस्सा जो कि हमें गम से बाहर नज़र आ रहा होता है, उसको हम क्राउन कहते हैं। और रूट्स क्या होती हैं? टीथ की जो रूट्स होती हैं, द पार्ट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द सॉकेट ऑफ जॉ इज़ कॉल्ड रूट। टीथ का वो हिस्सा जो सॉकेट ऑफ जॉ, जबड़े में दांत को होल्ड करके रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। टीथ आर कवर्ड बाय नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। जो हमारे टीथ होते हैं वो कवर्ड होते हैं किसी एक चीज़ से, नॉन लिविंग सब्सटेंस से, जिसको हम कहते हैं इनेमल। हमारे टीथ का जो हिस्सा क्राउन होता है सिर्फ वो कवर्ड होता है, रूट्स कवर्ड नहीं होती। ये सब्सटेंस हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज़, बीमारियों से बचाता है, और डिफरेंट तरह के जो जर्म्स होते हैं इनसे ये हमें बचाता है। प्लाक लगने से बचाता है। बेसिकली ये सेफ्टी के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है ये इनेमल। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है, बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है, और ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए ये हमें खाना खाने में, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ में हम पढ़ेंगे कि टीथ की कितनी टाइप्स होती हैं। लेट्स स्टार्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। नंबर 1 इज़ इंसाइजर्स, नंबर 2 कैनाइन्स, नंबर 3 प्रीमोलर्स एंड नंबर 4 मोलर्स। इंसाइजर्स क्या होते हैं? इंसाइजर्स जो होते हैं हमारे आगे वाले दांत होते हैं। ये जो हमारे 4 फ्रंट वाले टीथ हैं ये इंसाइजर्स होते हैं। इनका क्या काम होता है? ये हमें फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प अस टू क्लियरली कट द फूड। ये खुराक को टुकड़े टुकड़े करने में, क्लियरली हेल्प करने में हमारी हेल्प करते हैं। आप डायग्राम में इंसाइजर्स को देख सकते हैं। फ्रंट के हमारे टीथ इस शेप के होते हैं, इनको हम इंसाइजर्स कहते हैं। अब कैनाइन्स क्या होते हैं? कैनाइन्स जो होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंसाइजर्स। ये इंसाइजर्स की निस्बत पॉइंटेड होते हैं, नोकीले होते हैं। दे आर पॉइंटेड एंड हेल्प इन बाइटिंग एंड टेयरिंग। ये चीरने फाड़ने में और बाइट करने में और अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प देते हैं। जैसे लॉइन है वो इन्हीं कैनाइन की मदद से अपने शिकार को पकड़ता है। इसकी शेप आप देख सकते हैं, ये पॉइंटेड नोकीले होते हैं। प्रीमोलर्स क्या होते हैं? प्रीमोलर्स और जो मोलर्स हैं ये आपके पीछे वाले दांत होते हैं, ठीक है ना, जो आपके जॉ के एंड पर प्रेजेंट होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्रीमोलर्स या मोलर्स कहते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं और च्युइंग में। इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं। ये दोनों हमें फूड की ग्राइंडिंग और च्युइंग में हेल्प करते हैं, और कैनाइन्स हमारी बाइटिंग में, और इंसाइजर्स हमारे फ्रंट के टीथ होते हैं जो हमारी कटिंग में हेल्प करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट टूथ डिके एंड गम डिजीज़। अब हम पढ़ेंगे दांतों की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में। Tooth decay is caused by plaque, a sticky film of food, saliva and bacteria which forms on the teeth after meals. Plaque on the teeth absorb sugar. Bacteria in the plaque change this sugar into acid which dissolves away tooth enamel and makes a cavity in the tooth. Bacteria in the plaque also damage the fibers which hold the teeth in place. This causes the teeth to become लूज एंड दे इवेंचुअली फॉल आउट। टीथ की डिजीज़ में नंबर 1 है प्लाक। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी के टीथ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब येलोइश कलर की एक लेयर इसके टीथ पर चढ़ जाती है, इसके अलावा डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है टीथ की, तो वो क्या होती है?
टीथ की या गम की डिजीज़ में आ जाती हैं। प्लाक क्या होता है? येलो कलर की एक लेयर होती है या कवरिंग होती है ऑन दी टीथ। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? फूड यानी जो खाना हम खाते हैं, अगर वो हमारे दांतों में फंसा हुआ रह जाए तो इससे प्लाक होता है। इसके अलावा हमारे स्लाइवा एंड बैक्टीरिया और फूड की मदद से ये येलोइश कलर की लेयर बनती है। इस लेयर को हम प्लाक कहते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे टीथ को डिके कर देता है, मतलब डैमेज कर देता है। मीन्स कि जब हम खाना खाते हैं, ज़्यादातर जब शुगर हम कंज्यूम करते हैं, शुगर को हम खाते हैं, तो इसकी मदद से जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं और कैविटीज़ कास्ट कर देते हैं। इसकी वजह से हमारे टीथ डैमेज होते हैं, डिके हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बुक पेज नंबर 4, द स्टमक। व्हेन यू ईट फूड, it is broken down into lots of tiny simple pieces so that the body can use it. This breaking down process is called digestion. The body uses food to produce energy. First of all, you chew food with your teeth, then you swallow it. The chewed food passes into the stomach where a strong acid breaks it down. There are lots of muscles in the stomach wall that mix the food with juices that help to digest the food. The acid in the stomach also helps to kill germs in the food. From the stomach, the food passes into a pipe called the small intestine. This is where most of the digestion of food take place. The useful substance passes through the wall of the small intestine where they enter the blood. The blood then carries them to the part of the body where they are needed. स्टमक को आम लफ्ज़ों में हम मैदा कहते हैं। जो फूड हम खाते हैं इसकी कुछ ब्रेक डाउन हमारे माउथ में हो जाती है। इसके अलावा जो रिमेनिंग कुछ ब्रेक डाउन होती है वो कहाँ पर होती है? वो हमारे स्टमक में होती है। लेट्स स्टार्ट। स्टमक को समझने से पहले हमें प्रोसेस के बारे में जानना होगा जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड डाइजेशन। वो प्रोसेस या वो अमल जिसकी मदद से फूड की हम मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं उसको हम डाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम फूड इनटेक करते हैं, उसको खाते हैं, तो उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है हमारे माउथ में। उसको हम कहते हैं च्युइंग या चबाना, फूड को चबाना। इसके बाद क्या होता है? स्वेलो, जिसको हम कहते हैं निगलना। पहले हम फूड को चबाते हैं, इसकी च्युइंग करते हैं, इसके बाद इसको स्वेलो करते हैं या इसको निगल जाते हैं। इसके बाद फूड हमारे स्टमक में आ जाता है। फूड की च्युइंग हुई थी माउथ के अंदर या हमारे मुंह में टीथ की मदद से। इसके बाद हमने फूड को एसोफेगस के अंदर निगल दिया था। इसके बाद फूड आ गया था हमारे स्टमक में, जहाँ पर स्टमक की वॉल्स ने या इसकी दीवारों ने एक एसिड पैदा किया था। उस एसिड की मदद से फूड की मज़ीद ब्रेक डाउन होती है। स्टमक प्रोड्यूस एन एसिड जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, जो कि फूड की मज़ीद ब्रेक डाउन में उसकी हेल्प करता है। गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिल जाता है और क्या करता है? स्टमक की वॉल्स की मदद से इसको मिक्स करता है, जिसकी वजह से इसकी मज़ीद ब्रेक डाउन हो जाती है। इसकी ब्रेक डाउन होने के बाद अब फूड शिफ्ट हो जाता है एक पाइप में जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत भी कहते हैं। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर ये वहाँ से फिर ये रेक्टम से होता हुआ बाहर की तरफ इमिट हो जाता है। फूड की ज़्यादातर ब्रेक डाउन कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होती है यूज़फुल मटेरियल की और जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको आगे शिफ्ट कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वेस्ट मटेरियल यहाँ से होता हुआ रेक्टम के ज़रिए आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। बुक पेज नंबर 5, डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। Our digestive system can have many problems if we do not eat healthy food.
It is also important to have it in the right quantity. Overeating can cause acidity and indigestion as food cannot be properly digested. If we do not eat enough fiber present in whole meal flour, fruits and vegetables, we can get constipation. Drinking unclean water and eating unhygienic or stale food can cause diarrhea or vomiting, food poisoning and other stomach disorders. डिज़ॉर्डर्स मतलब होता है ख़राबियाँ या फिर जो भी मसला होता है या जो डिजीज़ वगैरह होती हैं स्टमक में, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। जब हम कोई हेल्दी खाना नहीं खाते उससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां या डिजीज़ कॉज हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, जैसे आप शादियों वगैरह पर अक्सर कर लेते हैं, इससे क्या होता है कि जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो इसकी वजह से हमारे स्टमक में एक कंडीशन पैदा होती है जिसे हम कहते हैं एसिडिटी। इसकी वजह से जो है वो क्या होता है, जलन महसूस होती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता। ये ओवर ईटिंग की वजह से होता है, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो जाता है और ये जलन या एसिडिटी कास्ट करता है। इसके अलावा वॉमिटिंग, कैक आना, जिसे आप उल्टी वगैरह कहते हैं। इसके अलावा इनडाइजेशन, इसका मतलब है खाना ठीक से हज़म नहीं होता इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम कब्ज़ कहते हैं। इसमें भी क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता। ये सारी डिजीज़ हमें कब होती हैं, जब हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। इन चीज़ों से ये डिजीज़ हमें हो सकती हैं। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ये सब डिजीज़ हमें अनक्लीन वाटर, मतलब अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं जो सही तरह से साफ़ नहीं होता, उसमें जर्म्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती हैं। और अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से भी हो सकती हैं। अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं कुकिंग के टाइम पर, या हम ठीक से खाना नहीं खाते, हेल्दी फूड नहीं लेते, तो ये सारे डिज़ॉर्डर्स हमें हो सकते हैं। फ्रॉम बुक पेज नंबर 5, द ब्रेन इज़ द मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन इन द बॉडी. It sends out and receives hundreds of messages every second. It controls the muscles, sense organs, the body temperature, and even your appetite. The brain is made of millions of nerve cells. The messages are carried along a network of nerve cells all over the body. The base of the brain extends into the spinal cord. This is a fat bundle of nerve cells. It runs down your back inside the backbone. Along the way, the nerves branch off from the spinal cord. Some go to the arms, other to the lungs, heart, stomach, and intestines. Lower down, nerves branch off to the legs and feet. ब्रेन, जिसको आम लफ्ज़ों में हम दिमाग कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द ब्रेन इज़ रिमार्केबल ऑर्गन इन द बॉडी. ये गैर मामूली हिस्सा होता है हमारी बॉडी का जो कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज़ को, तमाम एक्टिविटीज़ को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो तमाम फंक्शंस चल रहे हैं, हमारे अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो तमाम हमारी वर्किंग है, वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा ऑर्गन ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स. ये कई लाखों नर्व सेल्स से मिलकर बना होता है। जब काफ़ी सारे नर्व सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ब्रेन बनाते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन द बॉडी. इसका काम होता है मैसेजेस को भेजना या उनको रिसीव करना या सेंड करना। ब्रेन सेंड्स अबाउट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस. ये सैकड़ों मैसेज या तो रिसीव करता है या फिर सेंड करता है इन 1 सेकेंड. ये 1 सेकेंड के अंदर सैकड़ों मैसेज रिसीव करता है या उनको सेंड करता है। नाउ वी लर्न अबाउट अ टर्म विच इज़ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? दिस इज़ अ फैट बंडल ऑफ नर्व सेल्स. ये एक बंडल होता है, फैट से बना हुआ एक बंडल होता है किसका? नर्व सेल्स का। नर्व सेल्स आपस में मिलकर एक बंडल बनाते हैं, एक ट्यूब की तरह की एक ट्यूब कवरिंग बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये एक वायर की तरह होती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं,
जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी की कोई वायर देखते हैं, वो किससे मिलकर बनी होती है? जब हम जो है वो उसकी कवरिंग को ओपन करते हैं तो उसके अंदर और भी छोटी छोटी वायर्स मौजूद होती हैं, उसको हम कहेंगे कि ये एक बंडल है। इसी तरह जब नर्व सेल्स आपस में मिलकर या जुड़कर एक बंडल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब ये कहाँ पर मौजूद होती है? ये हमारे हेड में जो ब्रेन होता है, ब्रेन के बैक पार्ट से पिछले हिस्से से ये होती हुई हमारी बैकबोन रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट होती है। दिस इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड। अब इसका क्या फंक्शन होता है? ये नर्व्स को हमारी बॉडी में, मतलब आर्म्स के अंदर, हमारे बाजुओं में और डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती है। इससे नर्व्स निकलती हैं जो कि हमारी लेग्स में, आर्म्स में, स्टमक में, लंग्स वगैरह में और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर ब्रेन से आने वाले मैसेजेस को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। इनकी फंक्शनिंग को, इनके वर्क को कंट्रोल करती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्किन। Your skin is like a coat that protects the body. In the skin there are nerves that can sense pain, temperature and pressure. These nerves send messages to the brain and give your body the sense of touch. स्किन, जिसे आम लफ्ज़ों में हम जिल्द कहते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी को इसने कवर किया हुआ है। इट इज़ लाइक अ कोट विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ये एक कोट की तरह होती है जो हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जो स्किन होती है ये हमें सेंस ऑफ टच देती है। इसके अलावा हमें इससे पेन का पता चलता है, टेम्परेचर का पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है इसका टेम्परेचर क्या है। अगर गर्मी होती है तो हमें गर्मी फ़ील होने लग जाती है। इसी तरह अगर आउटर इन्वायरमेंट में ठंड होती है या कोल्ड है तो फिर हमें भी सर्दी लगना शुरू हो जाती है। और प्रेशर वगैरह का भी ये बताती है। तमाम फंक्शन ये करती है। ये एक सेंस ऑर्गन है। स्किन के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाती हैं। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं डेड कवरिंग, सेकंड वन इज़ आउटर कवरिंग एंड थर्ड वन इज़ इनर लेयर। इनर लेयर्स में मुख्तलिफ जगहों पर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो स्किन में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो हमें प्रेशर को और टेम्परेचर को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं। Now we will discuss about skin infection. Ringworm is the most common skin disease which is spread by a fungus. It causes a circular swelling on the skin. Athlete's foot is another fungal disease which attacks the soft skin of the feet, especially between the toes. Scabies is a common skin infection which is caused by tiny mites which live in the skin. It causes itches and can easily spread to other people. स्किन इन्फेक्शन मतलब स्किन के ऊपर कौन कौन से इन्फेक्शन हो जाते हैं? रिंगवर्म, एथलस फुट एंड स्केबीज। रिंगवर्म की वजह से क्या होता है? रिंगवर्म एक फंगल डिजीज़ है। ये फंगस की वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि सर्कुलर शेप में बॉडी पर एक रिंग बन जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा एथलस फुट, ये भी एक फंगल डिजीज़ है। यह आपके पाँव, फुट वगैरह पर हो जाती है। इसमें भी स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं फीट पर और इरिटेशन और इचिंग वगैरह जो है वो इसमें होती है। ये स्पेशली आपकी जो पाँव की सॉफ्ट स्किन होती है, जो आपकी फिंगर्स के दरमियान में जो जगह होती है वहाँ पर हो जाती है। थर्ड वन इज़ स्केबीज। इसमें क्या होता है कि ये टाइनी माइट्स होते हैं जिनकी वजह से छोटे छोटे खटमल की वजह से जो है वो ये बीमारी होती है और की वजह से ये बीमारी कास्ट होती है, जिसको हम स्केबीज कहते हैं। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है। इसमें भी इचेस वगैरह होती है और स्किन पर रेड होना शुरू हो जाती है। द आइज़ आर लाइक 2 टाइनी कैमराज इनसाइड द हेड। दे सेंड अ स्टडी स्ट्रीम्स ऑफ पिक्चर्स बैक टू द ब्रेन। देयर आर स्पेशल सेल्स इन द आई विच हेल्प यू टू सी कलर्स। आप जानते हैं कि आइज़, जिन्हें सिंपल वर्ड्स में हम आँखें कहते हैं, ये 2 होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। 2 टाइनी कैमराज इनसाइड द हेड, इनको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि 2 छोटे छोटे कैमराज की तरह ये होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? कैमरे की तरह का होता है। ये कैमरे की तरह रेगुलर पिक्चर लेकर हमारे ब्रेन की तरफ सेंड करती हैं, इसको मैसेजेस सेंड करती हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं या सीन कर सकते हैं।
दे हेल्प अस इन सीन, दे ऑलवेज सेंड पिक्चर्स टूवर्ड्स द ब्रेन। इसकी डायग्राम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ये आई का स्ट्रक्चर है। हमारी आइज़ के अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं जो हमें दिन और रात में, डे और नाइट में, मीन्स डार्क और लाइट में फ़र्क करना बताते हैं। हमारी आइज़ में कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो हमें कलर की डिस्टिंग्विश में हेल्प करते हैं। सम सेल्स हेल्प अस इन कलर डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट हम एयर की बात करते हैं। Ears are not just the flaps of skin that you can see, they have a very important job to do. They turn sound waves, which are tiny vibrations of air, into the kind of information that the brain can understand. हमारी बॉडी में 2 ears प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लैप ऑफ स्किन नहीं होते। फ्लैप का मतलब उभरा हुआ हिस्सा। ये हमारी स्किन का सिर्फ उभरा हुआ हिस्सा नहीं है, इसके अलावा इसके और भी काम होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? ये साउंड वेव्स को कन्वर्ट करते हैं स्पेशल इन्फॉर्मेशन में या फिर मैसेज में कन्वर्ट करते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं ब्रेन की तरफ, और फिर ब्रेन जो है वो उसे अंडरस्टैंड करता है, जो भी उसके मैसेज वगैरह मिलते हैं। ये एयर का स्ट्रक्चर है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें आउटर पार्ट और इनर पार्ट दोनों आपको नज़र आ रहे होंगे। साउंड वेव्स आउटर पार्ट से होती हुई इनर पार्ट की तरफ जाती हैं। यहाँ पर एक एयर ड्रम भी प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, साउंड वेव्स को पास करता है ब्रेन की तरफ। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बुक के पेज नंबर 7 की। वेज टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। हम किस तरह अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे एंड डू नॉट ईट टू मैनी शुगरी फूड्स। हमें जो है वो दिन में 2 मरतबा जो है वो ब्रश करना चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा जो शुगरी फूड्स होते हैं, मीठी चीज़ें हैं, उनसे परहेज़ करनी चाहिए। हैव योर टीथ चेक्ड रेगुलरली बाय अ डेंटिस्ट। यहाँ पे रेगुलरली का मतलब है कि हमें ईयरली या मंथली अपने जो है वो टीथ डेंटिस्ट से चेक करवाने चाहिए। ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे टू मेक योर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। डेली जो है वो हमें 2 ग्लासेस जो है वो दूध के पीने चाहिए, जिससे हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत दोनों मजबूत होंगे। प्ले स्पोर्ट्स टू कीप योर हार्ट एंड मसल्स इन गुड कंडीशन। हमें अपने हार्ट और मसल्स को गुड कंडीशन में रखने के लिए स्पोर्ट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, खेल कूद में भी हिस्सा लेना चाहिए। ब्रीथ इन फ्रेश एयर एज मच एज पॉसिबल टू हैव हेल्दी लंग्स। टेक अप आउटडोर एक्टिविटीज़। जहाँ तक पॉसिबल हो ताज़ा हवा में सांस लें ताकि आपके लंग्स जो हैं वो हेल्दी रहें। ईट अ बैलेंस्ड मील, अवॉइड ओवर ईटिंग टू हेल्प योर स्टमक डाइजेस्ट फूड ईजीली। अपने जो बैलेंस्ड जो है वो खाना खाएँ, ओवर ईटिंग ना करें ताकि आपका स्टमक जो है वो इजीली जो भी आपने खाया है वो डाइजेस्ट कर सके। ऑलवेज़ ड्रिंक बॉइल्ड कोल्ड वाटर। हमेशा जो है वो साफ़ सुथरा और बॉयल किया हुआ पानी इस्तेमाल करें। ईट फ्रेशली कुक्ड क्लीन फूड। उस खाने का इस्तेमाल करें जो ताज़ा बना हुआ हो और साफ़ सुथरा बना हुआ हो। नेवर ईट अनकवर्ड फूड स्पेशली फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। मतलब जो रोड वगैरह पर ठेले वगैरह लगे हुए होते हैं, उन चीज़ों से परहेज़ करें और अनकवर्ड चीज़ें इस्तेमाल ना करें। ऑलवेज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। कीप योर स्किन क्लीन बाय वॉशिंग रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। हमेशा अपनी स्किन को साफ़ रखें और उसे रेगुलर वॉश करें सोप और वाटर के साथ। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सूरज की तरफ डायरेक्ट मत देखें। कीप योर आइज़ क्लीन बाय स्प्लैशिंग कूल वाटर। अपनी आइज़ पर जो है वो ठंडे पानी के छींटे मारें। डू नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर मोर देन 2 आवर्स अ डे। एक दिन में 2 घंटे से ज़्यादा जो है वो आप टीवी ना देखें। डू नॉट रीड इन डिम लाइट एज इट मेक्स द आई साइट वीक। कभी भी डिम लाइट में जो है वो पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी आई साइट पर असर पड़ता है, आपकी आई साइट वीक होती है। डू नॉट लिसन टू वेरी लाउड म्यूज़िक। बहुत लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। डू नॉट पुट एनीथिंग पॉइंटेड इन योर एयर टू अवॉइड डैमेज टू योर एयर। कोई भी पॉइंटेड चीज़, नोकीली चीज़ अपने कानों वगैरह में मत मारें, इसकी वजह से आपके एयर का डैमेज होने का भी ख़तरा होता है।